ज्यामिति। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछली कक्षा में सिखाए गए ज्यामितीय आकारों की अवधारणा को दोहराना, समतल और वक्रतल आकृतियों को पहचानना, बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण को बनाकर उनकी परिभाषा समझाना, 3 प्रकार के कोण बनाकर उनकी परिभाषा समझाना और वृत्त बनाना तथा वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की परिभाषा समझाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। कक्षा 4 में आने से पूर्व बच्चे तरह तरह के आकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते होंगे, परंतु इस कक्षा से हम इन आकारों के अध्ययन को एक नए नाम से जानेंगे। इस नए नाम को कहते हैं ज्यामिति। गणित की इस शाखा में बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन होता है। अभी तक जो आकार सिखाए गए हैं वो हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त। अब वर्ग के बारे में हम अभी तक क्या जानते हैं? वर्ग एक 4 भुजाओं वाली आकृति है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत कैसा होता है? आयत कुछ कुछ वर्ग जैसा ही होता है, बस आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, उसकी केवल आमने सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज के तो नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक 3 भुजाओं वाली आकृति है। और वृत्त एक गोल आकार वाली आकृति को कहते हैं। आप जानते हैं ना कि माँ जो रोटी बनाती है वो तो गोल होती है, पर माँ जो लड्डू बनाती है, ओहो, मुंह में पानी आ गया। लड्डू भी तो गोल होता है ना। पर लड्डू या एक गेंद ही ले लीजिए, ये सब गोल हैं और लुढ़क भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका तला गोल होता है, वक्र आकार का ही होता है, इसलिए इन्हें हम वक्रतल आकार कहते हैं। रोटी का तला चपटा या हर जगह से समान होता है ना। हम रोटी को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ऐसे आकारों को हम समतल कहते हैं। अब गेंद है, गिलास है, बेलन है, इन्हें हम लिटाकर लुढ़का सकते हैं, एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। पर किताबें हैं, ईंटें हैं, रोटियां हैं, इन्हें हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार में आगे चलकर सीखेंगे, परंतु पहले हमें कुछ और बातें सीखनी हैं। अब यह जो ज्यामिति है ना, ये कहाँ से शुरू हुई? संपूर्ण ज्यामिति की शुरुआत एक बिंदु से ही तो हुई। सबसे पहले एक बिंदु आता है और उसके बाद ही उससे और आकृतियां बनाई जा सकती हैं। यह साधारण दिखने वाला छोटा सा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिंदु को किसी भी क्षेत्र में कोई विशिष्ट स्थान प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी रेखा के एक सिरे को प्रदर्शित करने के लिए या किसी वृत्त के केंद्र को दर्शाने के लिए इत्यादि। किंतु एक क्षेत्र में बिखरे हुए इन बिंदुओं का कुछ प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक हम इन्हें कोई नाम ना दें। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि इस बिंदु से उस बिंदु तक एक रेखा खींचो, तो कोई पूछ सकता है कि किस बिंदु से किस बिंदु तक। तो चलिए हम इन बिंदुओं का नामकरण कर देते हैं। इस बिंदु का नाम रखते हैं कुमुद। नहीं, कुमुद नहीं, कमल। अच्छा, चलो कमल रख लेते हैं। इस बिंदु का नाम रखते हैं सलीम। सलीम नहीं, सलमा। लड़के का नाम रख लिया है ना, अब लड़की का नाम रखेंगे। ठीक है, यह है कमल, यह है सलमा। अब इस बिंदु का नाम क्या रखें? गणेश? नहीं, गायत्री। नहीं,
इस बिंदु का नाम हम रखते हैं बिंदुसार और इस बिंदु का नाम रखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अरे हम कहाँ उलझ गए नामों के चक्कर में। आगे बढ़ते हैं और इन बिंदुओं का नाम क, ख, ग, अ, ब, प, फ रख देते हैं। अब यदि हम एक बिंदु के बाद दूसरा बिंदु और उसके बाद तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ऐसे कई बिंदु लगा दें तो हमें एक ऐसा आकार मिल जाएगा। अनंत बिंदुओं की कतार जिसका न आदि है और न अंत, उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा को असीमित दूरी तक दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। एक रेखा में दोनों ओर बने तीर के निशान असीमित विस्तार को प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब हम इस अनंत रेखा पर दो बिंदु ढूंढ लेते हैं। यह हो गया हमारा पहला बिंदु, इसे हम नाम दे देते हैं क। और यह रहा हमारा दूसरा बिंदु, इसे हम नाम दे देते हैं ख। ये क और ख बिंदुओं के बीच में जो रेखा का हिस्सा है उसे हम रेखा खंड कहते हैं। इस वाले रेखा खंड को हम रेखा खंड क ख बोलेंगे। यानी यह एक अनंत रेखा का छोटा भाग है और इसे हम स्केल से नाप भी सकते हैं। चलो इस रेखाखंड क ख को स्केल से नाप कर देखते हैं। स्केल को रेखाखंड के पास सटाकर इस प्रकार रखना चाहिए कि बिंदु क स्केल के शून्य यानी 0 की सीध में रहे। अब आगे हमें देखना है कि बिंदु ख किस संख्या की सीध में है। यहाँ पर यह संख्या है 4 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड क ख की लंबाई हुई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने देखा यह है बिंदु, यह हुई हमारी रेखा, यह हुआ रेखाखंड। और यदि रेखाखंड के एक सिरे को असीमित दूरी तक बढ़ा देते हैं तो हमें ऐसी आकृति मिल जाती है। इसे हम किरण कहते हैं। किरण का एक सिरा असीमित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड के एक सिरे पर बना तीर का निशान इस बात को दर्शाता है कि वो किरण है। ज्यामिति बहुत दिलचस्प विषय है और इसे इस प्रकार से विस्तार में समझाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बिंदु, रेखा और किरण नाम की 3 सखियों को लेकर ज्यामिति की अवधारणाओं को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम सीखेंगे कोण के बारे में। यह है कोण। अरे भाई, कोण यानी कोना। यह देखिए कैसे 2 किरणें मिलकर कोण बनाती हैं। इस बिंदु से एक किरण निकली और यह दूसरी किरण निकली, बन गया हमारा कोण। यह भी कोण है और यह भी कोण है। यह सब तरह तरह के कोण हैं। आप देखते हैं कि हमारे आसपास की चीजों में कोण कहाँ कहाँ होते हैं। यह देखिए टेबल, इसका कोना भी तो एक कोण है। या ये श्यामपट्ट का कोना, यह भी कोण है। घर में चिमटा होता है ना, वो भी एक कोण है। अरे, और ये दीवार पर लगी घड़ी में जो सुइयां घूम रही हैं ना, ये भी तो कोण ही बना रही हैं। अब हम देखते हैं कि यह कोण बनते कैसे हैं। यह है एक किरण और ये है दूसरी किरण। आपने देखा ना कि दोनों एक ही बिंदु में से निकल रही हैं। इन दोनों किरणों के बीच में जो छोटी सी जगह है, उससे जो छोटा सा कोण बनता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून शब्द का अर्थ होता है छोटा। जिस कोण का छोटा मुंह खुला होता है वह न्यून कोण कहलाता है। इसके उदाहरण हैं चिमटा, बड़े छोटे का चिन्ह, हाथ की 2 उंगलियों के बीच की जगह,
या मगरमच्छ का खुला हुआ मुंह। अब देखिए, यह कोण खुलते 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 इस स्थान पर पहुंच गया है और उसकी एक किरण बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है। जब एक किरण दूसरी किरण के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो उन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण के कई उदाहरण आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, जैसे आपकी पुस्तक का कोना, दीवार का कोना, दरवाजे का कोना इत्यादि। अब यदि ये दो किरणों में से एक किरण आगे बढ़ते बढ़ते समकोण बनाने वाली किरण से भी अधिक आगे निकल जाए तो इन दोनों किरणों के बीच बनने वाला कोण अधिक कोण कहलाएगा। उदाहरण के लिए, घड़ी की सुइयां जब इस तरह से हों या घड़ी में जब 12:20 या 10:25 या 9:10 हो रहे हों तो सुइयों के बीच जो कोण बनता है वो अधिक कोण कहलाता है। आपने शायद देखा होगा कि चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को जब बहुत भूख लग रही होती है तो वो अपनी माँ से खाना लेने के लिए अपना मुंह अधिक कोण के रूप में खोल देते हैं। तो आप सब समझ गए ना कि समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण और समकोण से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। यह तो हुई कोण की बात। अब हम वृत्त संबंधित कुछ शब्दों को भी जान लेते हैं। याद है ना आपको? वृत्त, गोलाकार वृत्त, जैसे एक सिक्का है, चांद है, साइकिल का पहिया है। परंतु ये वृत्त बनता कैसे है? चलिए बाहर खेल के मैदान में चलते हैं और देखते हैं। अब मैदान में एक कील गाड़ देते हैं, फिर एक सुतली लेकर उसका एक सिरा एक कील से बांध देते हैं और दूसरा सिरा एक डंडा लेकर उसके बीचों बीच बांध लेते हैं। अच्छा, अब कील से बंधी सुतली खींचकर दूसरी तरफ बंधे डंडे को मैदान में गाड़ कर एक तरफ से घुमाते हुए निशान डालते चलते हैं, ऐसे। अरे, यह क्या बन गया? यह तो एक गोलाकार आकृति बन गई। जी हाँ, हमने एक वृत्त बना लिया। अब बताइए, हमें यदि अपनी कॉपी में वृत्त बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? हाँ, चूड़ी से या ग्लास से, कटोरी से, इससे तो बना ही लेंगे। परंतु यदि हमें ठीक तरीके से वृत्त बनाना हो तो उसके लिए एक प्रकार चाहिए होगा। यह है हमारा प्रकार। प्रकार में पहले एक नोक वाली छोटी पेंसिल को कसा जाता है और फिर ठीक उसी तरह जैसे हमने खेल के मैदान में कील गाड़ी थी, वैसे ही हम प्रकार की नोक को कॉपी के पन्ने पर गाड़ देंगे। नोक को स्थिर रखेंगे और पेंसिल को पन्ने पर घुमाएंगे। बस बन गया हमारा वृत्त। वृत्त के ठीक बीचों बीच जहां प्रकार की नोक को रखा जाता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस वृत्त का केंद्र बिंदु क है। ठीक है? अच्छा, अब वृत्त के केंद्र से वृत्त के घेरे पर स्थित किसी एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। इस वृत्त में क ख वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। इस वृत्त में रेखाखंड AB वृत्त का व्यास है। तो आप समझ गए ना? यह है वृत्त, यह है वृत्त का केंद्र, यह वृत्त की त्रिज्या है और यह वृत्त का व्यास है।